आज के इस केस के अंदर दोस्तों आपको एक ऐसी कहानी, सच्ची घटना, सच्ची कहानी सुनने को मिलेगी जिस केस के अंदर एक आदमी कर्मकांड करने के बाद कई सालों तक फरार रहता है, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं, उसको ढूंढ निकालते हैं और उसका जो जुर्म होता है उसके लिए उसको जेल में डाला जाता है। एक गर्लफ्रेंड अपने प्रेमी से बोलती है, उसका प्रेमी कह रहा था कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती हो। गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँगी, तुम्हारी पत्नी है, तुम अपनी पत्नी के साथ रहते हो। अब उसके बाद वह प्रेमी जो होता है अपने मन में न जाने क्या क्या विचार करता है और उसके बाद वह ऐसा कांड कर देता है तो उसकी प्रेमिका अब भी उसके साथ रहने से मना कर देती है। वह कहती है कि मैं हत्यारे के साथ नहीं रहूंगी। दोस्तों, क्या तो यह मामला था, क्या यह घटना थी। बहुत ही प्रसिद्ध केस था और नरेंद्र मोदी जी ने भी इस केस को खुलवाने में, इसकी जांच पड़ताल करवाने में उस समय बड़ा बल दिया था जब वो गुजरात के सीएम थे। तो पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रजनी नायर नाम की एक महिला रहा करती है जो कि पीछे से केरल की है और वह बैंक में काम किया करती है। इधर 2003 में इनकी शादी होती है और तरुण जिनराज नाम का एक लड़का है जो कि अहमदाबाद का है और बास्केटबॉल ट्रेनर हुआ करता है। दोनों इकट्ठे होकर साथ में रहा करते हैं अहमदाबाद के अंदर। और अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दोनों पति पत्नी जैसे साथ में रहते हैं तो 14 फरवरी 2003 को जो सजनी होती है, सजनी का जो पति होता है जिसका नाम है तरुण जिनराव, वह अपने ससुर कृष्णन के पास फ़ोन करता है और रोता रहता है कि बाबूजी गजब हो गया, गजब हो गया। और जो पिता होते हैं जो इस लड़की के, वह कहते हैं कि क्या हो गया। वह कहता है कि हमारे घर में चोरी हो गई और सारा सामान फैला पड़ा है और मेरी पत्नी की यानी कि आपकी बेटी की हत्या कर गए वो लुटेरे। यह सुनने के बाद जो इस लड़की का पिता होता है अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर, अपने आस पड़ोस के लोगों को लेकर के इनके मकान पर पहुंच जाता है। वहां पर अपनी बेटी को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस वहां पर आती है और मामले की जांच पड़ताल करने लगती है। अब जो यह पति था तरुण जिनराज, यह बहुत जोर जोर से रो रहा था अपनी पत्नी सजनी की मौत के ऊपर। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है और तरुण से पूछताछ भी करती है, लेकिन वह रोए जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। खोजी कुत्ते भी पुलिस अपने साथ लेकर आती है। और अब यहाँ पर एक अचंभे की बात ये देखने को मिलती है, जो खोजी कुत्ते होते हैं वो बार बार तरुण की तरफ जा रहे थे, लेकिन दोस्तों आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि तरुण को क्यों सूंघ रहे हैं, बार बार उसकी तरफ क्यों भौंक रहे हैं। तो यहाँ पर यही सोचते हैं कि शायद कुत्ते अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं और इस बात को वह लोग आई गई कर देते हैं। पुलिस वाले भी यह सोचकर आई गई कर देते हैं कि भाई इसकी पत्नी मर गई है, इससे क्या पूछताछ करें, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा रो रहा है, कई बार बेहोश भी हो चुका है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुलिस इस बात को नज़रअंदाज कर देती है और अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाता है तो उस हॉस्पिटल में भी जब तरुण जाता है तो वहाँ पर भी पुलिस के कुत्ते उस पर भौंकते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी, अगले ही दिन जो तरुण होता है वह गायब हो जाता है। अब पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कुत्ते सच में ही भौंक रहे थे, कुछ ना कुछ कांड उस तरुण ने ही किया है। अब तो पुलिस उसको ढूंढती है, इधर उधर सब जगह पता करती है, उसका कहीं अता पता नहीं होता है। उस टाइम फ़ोन वगैरह ऐसे ज़्यादा हुआ नहीं करते थे जिससे कि लोकेशन का पता लगाया जाए कि आखिरी बार कहाँ गया है। लैंडलाइन नंबर ज़्यादातर हुआ करते थे। अब यह केस चलते चलते 2006 आ जाता है और 2006 में अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो पिता होता है उस लड़की का जिसका नाम होता है कृष्णन, सजनी का पिता अब नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए जाता है। पहले तो बड़ी मुश्किल से मुलाकात होती है, लेकिन जैसे तैसे मोदी जी से मुलाकात हो जाती है। उस टाइम मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। वहाँ जाकर गुहार लगाते हैं कि हमारी बेटी का कातिल जो उसका पति ही है, हमें अनुमान है वह गायब हो गया है और हमारे केस को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, कोई जाँच पड़ताल कर ही नहीं रहे हैं, ठंडे बस्ते में केस जा चुका है, 3 साल हो चुके हैं। तो मोदी जी आदेश देते हैं और फिर दोबारा से
दोस्तों 6 साल और बीत जाते हैं, दोबारा से जो मोदी जी होते हैं फाइल को ओपन करवाते हैं और जांच पड़ताल करने का आदेश देते हैं, लेकिन अभी भी कोई यहाँ पर क्लू नहीं मिलता उस बंदे के लिए। वो बंदा पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, ना ही कॉल, ना कोई उसका कोई, कहते हैं ना, उसकी परछाई तक पुलिस नहीं ढूंढ पाती है उस समय तक। 6 साल और बीत जाते हैं, और 6 साल और जब बीत जाते हैं तो आ जाता है 2012। 2012 में अब डीसीपी दीपन नए सिरे से जांच करते हैं, उसके हाथों में एक केस आ जाता है। और जब नए सिरे से जांच पड़ताल की जाती है तो अब कई महीने लग जाते हैं, और कई महीने में 1 लाख कॉल डिटेल्स वह निकालते हैं कि भाई कहीं से कोई कॉल से क्लू मिल जाए, कोई बातचीत मिल जाए। ऊपर से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, और जो इस व्यक्ति की माँ थी उनकी भी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, तो वहाँ पर भी कोई कॉल वगैरह का कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं बनता है कि बेटे ने फ़ोन किया हो, वो भी नहीं करता था उन पर। अब तो पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, करे तो करे क्या। अब पुलिस डायरेक्ट अगर माँ से पूछे, इस तरुण की माँ से जा कर के, तो वो शायद हो सकता है तरुण सतर्क हो जाए। अब पुलिस एक चाल चलती है, और वो पुराना तरीका अपनाती है जो पहले ज़माने में पुलिस वाले तरीका अपनाया करते थे। पुलिस भेस बदल करके अब तरुण की माँ के घर के पास में ही किराए पर रहने लगते हैं, और नौकरी के बहाने भाई नौकरी करने हैं हमें। और वहाँ पर रहते रहते अब अड़ोस पड़ोस के लोगों से पता लगा लेते हैं कि भाई एक छोटा सा क्लू मिलता है। पड़ोसी बताते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा के 2 बेटे हैं, और एक तो रहता है अहमदाबाद में वहीं पर, और एक रहता है कहीं साउथ में, केरल में रहता है। अब तो पुलिस को ये क्लू तो बहुत बड़ी चीज़ थी भाई। अब तक जिस बंदे को कई सालों से ढूंढ रहे थे, आज उसका इतना तो पता लगा कि भाई केरल में है। और उसके बाद वह लोग उस बूढ़ी अम्मा के ऊपर निगाह रखते हैं। बूढ़ी अम्मा पहले तो साउथ में जाती है, और साउथ में जाने के बाद वापस वह बेंगलोर आती है। अब पुलिस को यह मामला भी समझ में नहीं आ रहा था, शायद उसने जाल बिछा रखा होगा कि माँ अगर मिलने के लिए आओ तो पहले साउथ में आना, उसके बाद बेंगलोर आना। अब तो बेंगलोर में जब ये आती है तो पुलिस सोचती है कि बेंगलोर में क्या कनेक्शन है। बेंगलोर में उस बूढ़ी माँ के कोई ना रिश्तेदार थे, ना कोई जानकार था। तो अब बूढ़ी माँ का जब पीछा किया जाता है तो बेंगलोर में जो माँ केरल जाकर बेंगलोर आती है, तो मोबाइल सर्विलांस पर डाल दिया जाता है उस बूढ़ी माँ का, और उस मोबाइल पर अब निशा और परवीन का फ़ोन आता है। अब निशा और परवीन वो तो उसके बेटे भी नहीं थे, ना कोई बेटी थी, लेकिन पुलिस अब इसी फ़ोन को ट्रेस करने लगती है, और जो बेंगलोर में रहा करते थे ये। अब दोस्तों पता लगाती है पुलिस, ये फ़ोन जो कि ओरेकल इंडिया कंपनी के अंदर से रजिस्टर थे। अब वहाँ पर पुलिस जाती है ओरेकल इंडिया कंपनी में, वहाँ पहुँच करके फ़ोटो लेकर, पहले तो वैसे ही पूछती है कि भाई ये इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर है। पहले तो वो पूछते हैं कि तरुण के नाम का, लेकिन वहाँ पर कोई रिकॉर्ड ही नहीं था तरुण के नाम से। उसके बाद पुलिस पूछती है, अब पुलिस पूछती क्या है, ज़्यादा छानबीन नहीं करती है। पुलिस को लगता है कि शायद कहीं भनक लग गई तो भाग जाएगा, और उसके बाद पुलिस उसका फ़ोटो लेकर के, कई लोग थे पुलिस वाले, और वो भेस बदल करके वहीं कंपनी के आसपास घूमा करते हैं, और फ़ोटो लेकर लोगों को दिखाने लगते हैं कि इस आदमी को देखा है तुमने। तो दोस्तों पुलिस को पता लग जाता है कि वह आदमी, यानी कि जो पहले तरुण था, वह इंडिया, ये जो ओरेकल इंडिया कंपनी है उसमें एग्जीक्यूटिव परवीन के नाम से रहता है। यानी कि एग्जीक्यूटिव परवीन है, भटेले है, ये जो फोटो आप दिखा रहे हो, लेकिन ये तरुण तो नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस समझ जाती है कि इसने अपनी पहचान बदल दी है, परवीन भटेले का नाम रख लिया है इस तरुण जिनराव ने। अब यहाँ पर क्या होता है, नाम बदल कर वह रह रहा होता है। अब पुलिस सिविल ड्रेस में उसके दफ्तर में जाती है, एक बंदा जाता है और जाकर के एकदम से हाथ मिलाता है उसके ऑफिस में, और तरुण कैसे हो। अब तो वह हाथ तो एकदम से मिला देता तरुण नाम लेते ही, लेकिन 15 साल में पहली बार किसी ने उसको उसके असली नाम से पहचाना था। एकदम से उसका खून का पानी बन जाता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर पूरी टीम पुलिस की पहुँच जाती है और कहते हैं कि अब तुम हमसे नहीं भाग सकते, और उसको पकड़ लिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों पकड़ करके अब जब उसको ले जाया जाता है तो वो ये पूछता है पुलिस से कि आप ये बता दो एक बार कि तुमने मुझे पकड़ा कैसे, मैंने तो सारी चीज़ें बदल दी थी। लेकिन दोस्तों कानून तो कानून होता है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता है। उसके बाद दोस्तों इससे पूछताछ की जाती है, और पूछताछ जब की जाती है तो अब इस पूरे केस का राज खुलता है। जो इसकी पत्नी की मौत हुई थी, वह बताता है कि वो सजनी से खुश नहीं था, उसके साथ रहना ही नहीं चाहता था, मगर शादी हो चुकी थी, क्या करूं। वह एक गर्लफ्रेंड थी उसकी, उससे प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, और उसकी चाहत में ही मैंने
अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मामले को लूटपाट का दिखाया जिससे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकूं। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को जब पता लगा कि मैंने उसकी चाहत में अपनी पत्नी को मार दिया है तो उसने मुझसे कह दिया कि मैं हत्यारे के साथ नहीं रह सकती और दूर रहा करो मुझसे, और वह मेरी ज़िंदगी से चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर फिर वह अपने एक दोस्त परवीन के पास जॉब मांगने के लिए चला जाता है बेंगलुरु, और वहाँ जाकर के कहता है मेरा सब कुछ बिजनेस बर्बाद हो गया, मैं ये नहीं बताया कि मैंने ये कांड किया है, और वह उसके पास जॉब करने लगता है। वहाँ पर रहते रहते अपने दोस्त के कंप्यूटर में से उसकी सारी आईडी वगैरह, सारे नाम वाम और सारे आईडी प्रूफ वो निकाल लेता है और फिर अपना नाम परवीन रख लेता है, यानी कि अपने दोस्त के नाम पर उसने अपना नाम रख लिया था। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दोस्त के नाम पर अपना नाम रख लिया होता है उसने, वहीं पर वह जॉब लग जाता है। डिटेल चुराने के बाद ओरेकल इंडिया कंपनी में जॉब लग जाता है। 2 बार वह कंपनी की तरफ से अमेरिका भी गया था, यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट पर अपना कारोबार चला रहा था। अमेरिका भी गया था और वहाँ पर वह एक निशा नाम की लड़की से शादी कर लेता है जिस पर 2 बच्चे भी होते हैं। माँ बाप उससे मिलने के लिए जाते हैं तो उनको चाचा चाची बताता, अपनी जो बहू है पत्नी है उससे मिलवाया करता कि ये मेरे चाचा चाची हैं। तो दोस्तों ये सारी डिटेल जब उसकी पत्नी से पूछा जाता है निशा से कि तुम्हें पता था, निशा कहती है कि मुझे नहीं पता था, मैं तो इसको परवीन के नाम से ही जानती हूँ, इसके कर्म कांडों का मुझे कुछ नहीं पता। अब तो दोस्तों उसके बाद इसको जेल में डाला जाता है, मगर 2023 में 4 अगस्त को इसको ज़मानत मिल जाती है, और ज़मानत मिलने के बाद जैसे ये बाहर आता है तो यह फिर से भाग जाता है, फरार हो जाता है। शायद हो सकता है फिर से ये अपना नाम बदल कर कहीं रहे, लेकिन दोस्तों अब की बार यह एक गलती कर देता है, अपनी माँ से फ़ोन कर देता है, और माँ एकदम से जैसे फ़ोन उठाती है तो पुलिस को वह नंबर मिल जाता है, फ़ोन को ट्रेस कर लिया जाता है और इसको दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अभी फ़िलहाल इसको जेल में डाला गया है और फिलहाल ये बेल की अपील कर रहा है, लेकिन अब इसको बेल मिल नहीं रही है। इस तरह से एक शातिर आदमी जो कि इस तरह का कांड करके फरार हो जाता है, नाम बदल लेता है, यार हद की बात है, इतना भयंकर माहौल। तो इस तरह से दोस्तों ये बचता रहता है, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं, पाताल से भी खोज कर निकाल लाते हैं अगर वो कानून अपनी पर आ जाए तो। दोस्तों इस तरह से ये मामला यहाँ पर खुलता है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस आशिक फरार प्रेमी के बारे में जिसने इतने कर्म कांड कर लिए, और तेज़ बहुत था, नौकरी भी अच्छी मिली, और इतना तेज़ था नाम बदल लिए और फिर दोबारा से भागने की कोशिश में, यानी कि तेज़ और शातिर बहुत था। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से जो कि लगातार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल कमेंट करते हैं जलगांव महाराष्ट्र से, राम गोसाई हमारे भाई कहते हैं भाई जी आपका अंदाज कहानी सुनाने में बहुत ही दमदार है, छोटे भाई जीतू को भी बताओ कि जल्दबाजी ना करें, जैसे आप बोलते हैं सब समझ में आ जाता है और छोटा भाई जीतू जल्दबाजी करते हैं। राम गोसाई जी मैं बोलूँगा ज़रूर और कहूँगा उनसे जल्दबाजी ना करें, और अभी थोड़ा अनुभव कम है तो इसलिए आप उनको थोड़ा सपोर्ट करिए, क्षमा भी करिए और सपोर्ट करिए, सहयोग करिए आप भी उनको। और मैं कह दूंगा आपकी ये वाली बात कि वो अच्छे से आराम से बात बताएं। रजत सैनी कमेंट करते हैं ये कलयुग है, राम राम जी बिल्कुल जी। मोहन सिंह कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार नमस्कार गुरु जी, राधे राधे आप कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब जी। परवीन मिश्रा कमेंट करते हैं भाई साहब नमस्कार, मैं आपके वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उत्तर प्रदेश जनपद बलिया का रहने वाला हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धीरज बनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं आजकल वही होता है जो नहीं होना चाहिए, फिर क्या जंगल में मंगल, जी बिल्कुल जी। और GH हसन कमेंट करते हैं, राम गोसाई दोबारा से कहते हैं हम तो आपके सारे चैनल को देखते हैं, सुनते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। राम गोसाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत ही दिनों से फॉलो करते हैं और पक्के एक तरह से फॉलोवर हैं और आपके ऊपर गर्व भी है हमें। और संजीव कुमार नेपाल से हैं, ये भी बहुत दिनों से हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। मोनू जैन भी बहुत लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं, सुजीत कुमार भाई भी लगातार देखते हैं, और उसके बाद सूरज डी हमारे भाई फिजी से जो कि लगातार वीडियोस को देखते हैं। राधे श्याम शर्मा जयपुर राजस्थान से हैं, लगातार कमेंट करते हैं। और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।